सभी साथियों के लिए नमस्कार। आज हम नीति निर्देशक तत्व समाप्त होने के बाद में अपने क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल कर्तव्य के बारे में। आप लोगों को सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जब भी मूल कर्तव्य शब्द आता है तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जो सबसे पहले हमारा संविधान बना था 1950 में, जो लागू हुआ था, उस संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। तो इसको मतलब हमने बाद में जोड़ा है। और जब भी कोई चीज़ संविधान में बाद में जोड़ी जा रही है तो जाहिर सी बात है संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को हमने संविधान में रखा। अब समस्या ये आई कि इनको कहाँ रखें, तो हमने इनको अलग से एक भाग बनाया और अलग से एक अनुच्छेद बनाया। ठीक है, बात क्लियर हुई। हमने भाग 4 कै में और अनुच्छेद 51 कै में हमने इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, अब देखिए मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य कि कुछ ऐसे बेसिक ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें, ऐसे मूलभूत बातें जो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें वो चीज़ें, उनकी पालना करनी चाहिए, हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए। जैसे कि जब भी मूल अधिकारों की बात आती है हम तुरंत कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें समय पर फलानी चीज़ मिलनी चाहिए, ये हमारा मूल अधिकार है, वो हमारा मूल अधिकार है। हमें सारे अधिकारों का पता है। तो अगर हम अधिकार हमें मिल रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम देश के लिए या हम राज्य के लिए कुछ करें, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो ये मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। और इस समय सत्तारूढ़ पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1976 जो 42वां संविधान संशोधन है वो तो आपको पता होगा, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे चेंजेस हुए। इस संशोधन द्वारा संविधान में इतने सारे बदलाव किए गए कि एक जैसे छोटा सा एक संविधान नया बन के तैयार हो जाए। इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात इसको लघु संविधान कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो किसकी सिफारिशों पर हुआ? वो हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। अब देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कैसे जोड़े गए, किसकी सिफारिशों में जोड़े गए। हम सीधे सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में और कुछ बदलाव नहीं हुआ? बदलाव तो बहुत सारे हुए। जब हमने उसको लघु संविधान का दर्जा दिया है 42वें संशोधन को, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, प्रस्तावना के अंदर तक बदलाव हो गया उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, जो 42वां संविधान संशोधन था उस 42वें संविधान संशोधन में एक्चुअल में ना केवल मूल कर्तव्य बल्कि जितनी भी जो कंप्लीट 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। ठीक है, अब केवल मूल कर्तव्य ही हमें क्यों याद रहते हैं? वो इसीलिए कि मूल कर्तव्य का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिशों पर जोड़ा गया है, कौन सी समिति की सिफारिश में जोड़ा गया। एग्जाम में क्वेश्चन का आना देख लीजिए। तो हमने इसको दिमाग में फीड कर लिया कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ना केवल मूल कर्तव्य, 42वें संशोधन के द्वारा जितनी भी चीज़ें संविधान से हटाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें नई संविधान में जोड़ी गई हैं, अर्थात कंप्लीट 42वां संविधान संशोधन, कंप्लीट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जुड़ा है या उसमें संशोधन जो है वो हुआ है। बात समझ में आई? मूल कर्तव्य की बात करते हैं। मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से ली है। ठीक है, सोवियत संघ जिसको पहले कहा जाता था उसके संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है संविधान में। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका बड़ा विस्तृत संविधान है और उन देशों के संविधान से हमने बहुत कुछ चीज़ें अपने संविधान में ऐड करी है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो।
लेकिन उनमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अगर हम जापान को छोड़ दें तो जापान के संविधान में बाकायदा मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया लगा। अब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी 1976 में सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी ने ये माना कि जिस तरीके से मूल अधिकार हैं संविधान में दिए हुए हैं, उसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी तो होने चाहिए। एक तरफ जहां हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया है, कैसे कि भाई राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, राज्यों को भौतिक संसाधनों का वितरण करना चाहिए। तो सारे के सारे हमने राज्य के कर्तव्य बताए हैं, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में। तो जब राज्य के कर्तव्य आपने गिना दिए, बता दिए, तो राज्य में रहने वाले नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, उनकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बननी है। आखिर उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जैसी जो चीज़ है वो ना होना। जब संविधान बना था उस समय पर हमने संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा था। ये एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है, ये एक बड़ी दुर्भावनापूर्वक बात है कि हमने मूल कर्तव्यों को संविधान में नहीं जोड़ा है, और हम इस भूल को सुधारना चाहते हैं। इसलिए हम, अर्थात कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ेगी, और उन्होंने जोड़ा इसको। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखिए, मूल संविधान में नहीं थे, हमने इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। आप पढ़ सकते हो। जब शुरुआत में बात हुई, जब इन पे चर्चा चली, तो इसमें कहा कि भाई टोटल जो हैं 10 मूल कर्तव्य होने चाहिए। जो सिफारिश दी इस समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इस समिति ने जो अपनी सिफारिश दी, इन्होंने कहा कि भाई टोटल 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, टोटल 8 होने चाहिए। लेकिन इस पर और चर्चा हुई, उन्होंने कहा भी 8 नहीं 10 होने चाहिए। इसमें से कुछ मूल कर्तव्य जो इस समिति ने दी थी सिफारिश, इसमें से हटा भी दिए गए हैं, जैसे कि टैक्स वाला। इस समिति ने तो ये तक कहा था कि भाई नागरिकों को टैक्स भी देना चाहिए, ये भी उनका मूल कर्तव्य है। लेकिन उस समय जब संसद में इस पर बात हुई, जब ये कानून बना, इसको संविधान में लाया गया, तो उस समय तक उस वाली टैक्स वाली बात को इसमें से हटा दिया। अर्थात इसमें से भी कुछ चीज़ों को जोड़ा घटाया गया, कुछ में से कुछ फेरबदल किया गया। कहने का मतलब टोटल 8 होने चाहिए थे, लेकिन 10 कर दिए, और आज के समय पे टोटल 11 है। 11वें संविधान, उसमें 11वें मूल कर्तव्य की अगर मैं बात करूं आपको, तो 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको हमने 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। अब जैसे ही 86वां संविधान संशोधन आता है, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि 86वां संविधान संशोधन तो 2002 में हुआ था, और उसमें हमने RTE, राइट टू एजुकेशन, का एक आधार हमने उसमें रखा था। अर्थात शिक्षा को हमने एक मूल अधिकार बना दिया था। कहाँ से उठाया था? हमने आर्टिकल 45 से उसको उठाया था। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में से हमने शिक्षा को उठाया और उसको कहाँ डाल दिया? मूल अधिकारों में डाल दिया। आर्टिकल 21A में क्या प्रावधान किया? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। वहाँ बच्चे का ये मूल अधिकार है। लेकिन यहाँ वही बात, सेम चीज़, उसी को हमने 11वां कर्तव्य, कि प्रत्येक पेरेंट्स का, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए। तो इसमें कर्तव्य की बात कर दी इसमें। ठीक है, 10 थे, 11वां जोड़ दिया सन 2002 में। 10 कब जोड़े? 1976 में, और 11वां कब जोड़ा? 2002 में। 10 कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन से। 11वां कब जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन से। बात समझ में आ रही होगी आपको। दूसरी बात, ये मूल कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए, जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारत में रहने वाले हैं, उनके लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। हम विदेशियों के ऊपर ये दावा नहीं कर सकते कि भाई आपको भी ये फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, रूस के संविधान से लिए, ये मैंने बता दी आपको बात। ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। अब शब्द गैर न्यायोचित, अब आप मेरे हिसाब से इतनी प्रीवियस आपने क्लासेस मेरी देखी होंगी,
तो ये सब जो है इनको मैं इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए ये तो। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए, इन मूल कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, मान के चलो कोई व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाओगे कि भाई फलाने व्यक्ति जो है वो मूल कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। संसद अगर चाहे, अगर संसद को ऐसा लगता है कि कोई मूल कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए कानून बना करके वो उसको लागू करवा सकती है, लेकिन प्रकृति इनकी गैर न्यायोचित है। बात समझ में आ गई आप? क्लियर हुई बात? अब देखिए, टोटल हमें 11 मूल कर्तव्य पढ़ने हैं, उसमें से 1 बाय 1 करके हम यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से मूल कर्तव्य हमें जानने हैं। देखो, पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? ये कहता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, कि संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, जो संविधान के जो आदर्श हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों का, संवैधानिक संस्थाओं का, हमारे राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का, 4 शब्द ध्यान रखने हैं। संविधान के आदर्शों का, संविधान के जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं उनका, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का। इसमें राष्ट्रगीत का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, 4 ही शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, उनका हमें आदर करना चाहिए। पहला मूल कर्तव्य कहता है। ये शब्द मैंने अलग से आपको मेंशन करवाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 चीज़ें क्लियर हुई। अगली बात, दूसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य वो क्या कहता है? दूसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य हमारे नैतिक कर्तव्य के बारे में बताइए, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमारी मोरल ड्यूटी क्या बनती है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, इस देश के लिए जो लड़े, उनका हमें अपने दिल में उनको संजो कर रखना चाहिए। अर्थात उनके प्रति हमारे दिल में प्रेम भाव, आदर भाव होना चाहिए, सम्मान उनके प्रति हमारे मन में होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। उनकी बताई हुई जो बातें हैं, उनके जो दिखाए हुए जो मार्ग हैं, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने देश प्रेम की भावना को जागृत किया है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को उन्होंने सुनिश्चित किया है कहीं ना कहीं, उसका हमें आदर करना चाहिए। बात समझ में आई? अगली बात क्या लिखी हुई है? अगली बात लिखी हुई है कि नंबर 3 का जो है, 3 नंबर का जो मूल कर्तव्य हमारा क्या है? ये हमारा कर्तव्य, सारे के सारे हमारे कर्तव्य हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। एक एक शब्द को ध्यान देना है आपको। देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब आप समझते हो कि भारत देश के ऊपर किसी विदेशी राज्य का या किसी विदेश का भी अधिकार नहीं है। हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। हम अपना जो भी लेखा जोखा है, हमारे जो काम है, हमारे जो शासन की पद्धति, सब कुछ हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हम कंप्लीटली आज़ाद हैं। हम अपने खुद के मालिक हैं। हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति का कोई किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं है। तो वो संप्रभुता है। एकता, हम लोग एक हैं। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश में हैं और हम एक हैं। हमारी एकता, अखंडता को हमें उन चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी संविधान की मूलभूत बातें हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए कि आप कहोगे कि सर जो नंबर 3 वाला, जो तीसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य है, उससे जुड़ी हुई बातें हमें संविधान में कहीं और भी हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। एग्जैक्टली आपको याद आनी चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में इन शब्दों का बाकायदा उल्लेख किया हुआ है। बात समझ में आगे होगी आपको? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है संविधान में बाकायदा बताई हुई हैं। चौथे मूल कर्तव्य की बात करते हैं। चौथे मूल कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है वो जानिए। चौथे मूल कर्तव्य ये कहता है कि देश की रक्षा करें। हमें देश की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। ये एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान का मतलब है कि जब देश पर संकट आए और देश आपको बुलाए तो आपको दौड़े चला जाना चाहिए। आपको राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाना चाहिए। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 23, ध्यान आया आपको? आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार था और उसमें कहा था कि बेगारी प्रथा का अंत होगा, हम बिना पैसे के काम नहीं करवाएंगे।
लिखा था उसमें। लेकिन यहाँ संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देश को अगर आपकी ज़रूरत है, जनहित का कोई काम है, सबकी भलाई का कोई काम है, तो देश अगर आह्वान करे तो आप बिना पैसे के देश की सेवा के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो देश को जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिना पैसे के काम कर सकते हो। वहाँ पे आप 23 का हवाला नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा शोषण हो रहा है, क्योंकि वो घड़ी ऐसी है कि देश की आपको नीड है, उस वक्त देश को आपकी ज़रूरत है, तो आपको देश के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है। बात समझ में आ गई। अगली बातें लिखी हुई है, नंबर 5 का जो मूल कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है, भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों में वो एडजस्ट हो सके। ठीक है, एवं समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अब ये भ्रातृत्व वाले शब्द से आपको और ध्यान आना चाहिए, जो ये शब्द लिखा है यहाँ हमने, इस शब्द से आपको ध्यान आना चाहिए कि हमने कुछ ऐसा ही शब्द संविधान में पहले भी कहीं पढ़ा है। क्या आप उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो? मैं बताता हूँ। हमने बंधुता शब्द पढ़ा था प्रस्तावना में। ठीक है, तो बंधुता का मतलब भी क्या है? वही भाईचारे वाली बात है। तो यहाँ भी बंधुता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाला ये शब्द है। तो यहाँ भ्रातृत्व है और बंधुता जो शब्द है वो प्रस्तावना में है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है, एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, तो भाईचारे वाली भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें वो सारे उनको ख़त्म करना चाहिए। उन भेदभावों को हमें बिल्कुल दूर कर देना चाहिए कि किसी धर्म के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, वर्ग के आधार पर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी है, इसमें कहा है कि हमें ऐसी तमाम प्रथाओं का अंत करने चाहिए जो स्त्री के, महिला के सम्मान के विरुद्ध हो। जो भी किसी महिला के आत्मसम्मान को या महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली जो पुरानी प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको हमें समूल विनाश कर देना चाहिए, जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, उन प्रथाओं का अंत कर देना चाहिए। ये कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, अगला मूल कर्तव्य देखिए, छठे नंबर का क्या कह रहा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। ये शब्द हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, शब्दों के ऊपर ही तो ध्यान देना है आपको। ठीक है, वैसे आप मूल कर्तव्य पढ़ लोगे, मुझे पता है मूल कर्तव्य बुक्स आपके पास में हैं, सब लोगों के पास में बुक्स होती हैं, बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों के महत्व को समझना है। यहाँ एक वर्ड आया है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है समास। आपने हिंदी में समास पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल जोल वाली बात हो रही है। सामाजिक संस्कृति, हमारी संस्कृति ऐसी है जो मेल जोल को बढ़ाती है, जो जोड़ने का प्रयास करती है। इंग्लिश में देखो कंपोजिट कल्चर, कंपोज करना, बनाना, जोड़ना। ठीक है, तो कंपोजिट कल्चर है, तो उसकी जो परंपराएं हैं उनके हमें महत्व को समझना चाहिए कि किस प्रकार से भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक संस्कृति का मतलब है जोड़ने वाली, भाईचारे की भावना से या किसी अन्य भावना से जोड़ने वाली, जो हमें जोड़ के रख रही है, सभी इंसानों को इंसानियत का जो पाठ सिखा रही है, जोड़ने वाली संस्कृति की बात हो रही है। सातवां क्या है, सातवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें वन हो गया, वन में रहने वाले जीव, वन्य जीव, नदियाँ, झील, जो भी प्राकृतिक छटा है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और आपको फिर ध्यान आना चाहिए आर्टिकल 48 का ए पार्ट। ध्यान आया कुछ? आर्टिकल 48 ए में भी यही बात लिखी हुई है सेम, कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें नहीं, वहाँ 48 आ रहा है तो आप समझ जाओ ये डीपीएसपी की बात हो रही है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि पर्यावरण की रक्षा हो, वन्य जीवों की रक्षा हो, है ना। तो यहाँ मूल कर्तव्य है और यही सेम बात कहाँ लिखी हुई है? सेम बात लिखी हुई है आर्टिकल 48 ए में, पर्यावरण को बचाने वाली बात। 8वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। 8वें मूल कर्तव्य में कहा हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, इन भावनाओं का विकास करें। शब्द को पढ़िए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड,
हमें साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाना चाहिए। जो रूढ़िवादी जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए। हमें साइंटिफिक एटीट्यूड, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए किसी भी समस्या के हल के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आम जिंदगी की बात हो। मानववाद, हमें मानवता पर बल देना चाहिए, ह्यूमनिज्म की बात करनी चाहिए। ठीक है। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब है ज्ञान प्लस अर्जन, अर्थात ज्ञान को अर्जित करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, ये कर्तव्य हैं, हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। सुधार की भावना, हमें ये संभवतः प्रयास करने चाहिए कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत, हमें सुधार करना चाहिए, सुधार की भावना को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये बात लिखी हुई है 8वें नंबर के मूल कर्तव्य में। 9 नंबर पे लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वो कुआं हो, चाहे तालाब हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, जितनी भी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सार्वजनिक जो संपत्ति हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। और हिंसा से दूर रहें। देखिए ये जो बात लिखी हुई है, मैं फिर से आपको ये बात ध्यान दिलानी चाहूँगा। पीछे हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ के आए हैं, वहाँ भी मैंने कहा था कि आलोचक ये मानते हैं कि आपके संविधान में गांधी के विचारों की कहीं पर भी झलक देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तो उनको 9 नंबर का जो ये मूल कर्तव्य है ये पढ़ना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ हिंसा से दूर रहें, और अहिंसा का सबसे बड़ा जो पाठ पढ़ाया है वो महात्मा गांधी ने पढ़ाया है। तो यहाँ भी गांधीवादी छवि आपको देखने को मिल रही है। समझ में आ रही बात। अगली बात 10 नंबर का जो वो है मूल कर्तव्य, 10 नंबर के मूल कर्तव्य का मतलब है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, देश को उपलब्धियां दिलवाएं, नई नई ऊंचाइयां छुए देश, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। उत्कर्ष सब लिखा हुआ है, उत्कर्ष का मतलब होता है एक्सलेंस, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट हो जो। तो हमें या तो इंडिविजुअली ये एफर्ट लगाएं, इंडिविजुअली हमें एक्टिविटीज़ करें, या सामूहिक समूह में सभी के साथ मिल करके, या तो हम अकेले ऐसे मैं प्रयास करूं कि मैं अच्छी अचीवमेंट में प्राप्त करूं, उससे देश की भी तरक्की हो, या फिर समूह में ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। ये 10 नंबर का है। अब सबसे अंतिम जो मूल कर्तव्य बचा हुआ है उसकी बात करते हैं, और अंतिम मूल कर्तव्य को पढ़ाते हुए मैं आपको कुछ बात विशेष करके बताऊंगा इसके बारे में। ये जो अंतिम जो मूल कर्तव्य है वो 11 नंबर का है। ठीक है। और इस 11वें मूल कर्तव्य को हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा। इसके जुड़ने से पहले की मैं घटना बताता हूँ। सन 2000 के आसपास में जो गवर्नमेंट थी, सरकार जो थी, वो बीजेपी की थी, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पीएम हुआ करते थे। तो अटल जी ने एक बार ये सोचा कि संविधान में बहुत सी कमियां हैं, कुछ सुधार होने चाहिए जहाँ जहाँ, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ में कमियां या फिर हर चीज़ अपने आप में सुधार मांगता है। तो अटल जी को ये महसूस हुआ कि संविधान की एक समीक्षा होनी चाहिए, उसको थॉरोली एक बार हमें ये पता करना चाहिए कि कहाँ कहाँ उसमें कमियां हैं, कहाँ कहाँ सुधार होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन करवाया। ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं। संविधान समीक्षा आयोग बना दिया और उसके अध्यक्ष बनाया गया MN वेंकटचलैया को। ये भूतपूर्व CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक जज थे, न्यायाधीश थे भूतपूर्व, MN वेंकटचलैया को बताया। 2000 में ये आयोग बना। इस आयोग ने संविधान को रीड किया, बारीकी से पढ़ा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की सन 2002 में। सन 2002 में इन्होंने अटल जी को बताया कि इसमें इसको पढ़ने के बाद हमें जो सबसे मेन कमी इसमें नज़र आई, वो कमी ये नज़र आई कि शिक्षा जो है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी हुई है। इसमें हमें शिक्षा को तवज्जो देनी चाहिए। शिक्षा को आपने DPSP में डाला हुआ है, और DPSP वाद योग्य है नहीं, तो शिक्षा को हम कैसे लागू करें, धरातल स्तर पर कैसे लेके आएँ। ठीक है। तो शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया इसी 86वें संविधान संशोधन से। जानते हो, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21A आप जानते हो। पहले ये शिक्षा थी वो आर्टिकल 45 में ये बात लिखी हुई थी। ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो अब जान लेते हैं कि ये है क्या 11वां मूल कर्तव्य। आसान सी भाषा है,
लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं, हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से ऊपर है 14 से नीचे है, तो उनके माँ बाप का, उनके अभिभावक या उनके उस संरक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस बच्चे को या उन बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनको एजुकेट करें। बात समझ आ गई आपको? ये बात हुई। एक बात और, एक प्रश्न ये उठता है कि इसमें से कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं कि जिनको हमें अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई समिति बनी है? निश्चित तौर पे इसके ऊपर एक समिति बनी है जिसने ये अपनी रिपोर्ट पेश की, जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी। उस समिति का नाम था जे.एस. वर्मा समिति। ये जे.एस. वर्मा समिति जो थी वो 1999 में बनी थी और इस समिति ने ये कहा, इस समिति ने ये बताया कि जो मूल कर्तव्य हैं उसको हम अनिवार्य रूप से कैसे लागू करें, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ये जे.एस. वर्मा, जगदीश सिंह वर्मा जो थे वो CJI रह चुके थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे भूतपूर्व, तो उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने बस अपने यही बताया कि अगर हमें मूल कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़े तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे जे.एस. वर्मा भी मूल कर्तव्यों से संबंधित एक समिति है। तो ये आज का टॉपिक था मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है।